हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इन ऑनलाइन लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी की टू सक्सेस क्लासेस नासिक। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स का टॉपिक डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन एज पर न्यू सिलेबस। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप इसके पहले के तीनों लेक्चर ठीक से देखो, ठीक से ऑब्जर्व करो, ठीक से समझ लो, उसके बाद ही ये लेक्चर देखो। जब आप पहले 3 लेक्चर देखोगे, उसको समझोगे, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ फिजिक्स की 2 ब्रांचेस के बारे में। इसके पहले का जो टॉपिक हमने स्टडी किया वो है काइनेमेटिक्स, और अभी जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है डायनेमिक्स। तो बच्चों, काइनेमेटिक्स में स्टडी होता है मोशन के बारे में। यहाँ पे हम लोग इस ब्रांच में, फिजिक्स की ये जो ब्रांच है, इसमें हम स्टडी करते हैं मोशन के बारे में। और डायनेमिक्स ये जो ब्रांच है, एक्चुअली ये दोनों भी फिजिक्स की ब्रांचेस है, तो इसमें हम स्टडी करते हैं ये जो मोशन हो रही है उसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, उनकी वजह से ये मोशन हो रही है। तो उन फोर्सेस के बारे में डायनेमिक्स में स्टडी करते हैं हम लोग। तो ऐसे ये 2 ब्रांचेस को डिफ्रेंशिएट किया है। मतलब इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी अबाउट द मोशन, दैट इज़ द काइनेमेटिक्स। एंड डायनेमिक्स मीन्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ फोर्सेस फॉर द मोशन। मोशन के लिए जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उनके बारे में हम लोग डायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। और आपको पता ही है, जहाँ पे फोर्सेस की बात आई, अगर यहाँ पे हम लोग सर्कुलर मोशन का स्टडी कर रहे हैं, और सर्कुलर मोशन में जब फोर्सेस की बात होती है तो 2 फोर्सेस डेफिनेटली आते हैं। कौन से 2 फोर्सेस? दैट 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बच्चों, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में आज हम लोग ये 2 फोर्सेस के बारे में देखने वाले हैं, दैट इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन ये टॉपिक स्टडी करने से पहले हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। उस वीडियो में पूरा लेक्चर समअप हो जाएगा। अगर आप वो वीडियो ठीक से ऑब्जर्व करोगे, उसके बाद मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊँगी वो आपको ठीक से समझ में आएगा। तो वीडियो ठीक से ऑब्जर्व करो। अभी मैं प्ले करने जा रही हूँ। Imagine swinging a rope around in a circle with a can attached to the end. The can is in a constant state of acceleration since its velocity is constantly changing due to its circular path. Acceleration of the can is caused by a net force acting on the object. In the case of an object moving in a circular path, the net force is called centripetal force, or center-seeking force, and is always pulling an object toward the center of a circle. Without this force, an object will continue moving in a straight line motion. The centripetal force is the tension on the rope. The centripetal force is equal to mass times velocity squared divided by the radius. As these variables change, so will the centripetal force. An increase in mass or velocity, or a decrease in radius, will result in an increase in the centripetal force. A decrease in mass or velocity, or an increase in radius, will result in a decrease in the centripetal force. A change in velocity results in the largest change in centripetal force. If the rope is cut, the can will no longer maintain a circular path, and it will fly in a straight line tangent due to Newton's first law of inertia. The force of gravity pulls the moon towards the center of the Earth. This pull is the centripetal force keeping the moon in orbit around the Earth. If Earth's gravity ceased to exist, the moon would fly off into space in a straight line. Another example of centripetal force is the force that binds mud to a tire as it rotates. As the rotation speed of the tire increases, the centripetal force will not be great enough to hold the mud onto the tire, and the mud will fly off the tire in straight line tangents. As we saw with the can that was attached to the string, the centripetal force is the force that creates the tension on the string, the center-seeking force. There are 2 perspectives in this example, outside of the can and inside the can. As Newton's third law states, for every action, there is an equal and opposite reaction.
from outside of the can, there should be an outward reaction force to the centripetal force. This center fleeing force is known as the centrifugal force. The reactive centrifugal force is the reaction force to a centripetal force. The can, undergoing curved motion, constantly accelerates toward the axis of rotation. This centripetal acceleration is provided by a centripetal force, which is exerted on the can by some other object. This is the reactive centrifugal force. It is directed away from the center of rotation and is exerted by the rotating can on the object that originates the centripetal acceleration. If an object is placed inside the can, the object appears to have an outward force pushing it against the bottom of the can and away from the center of rotation. The apparent centrifugal force is most commonly introduced as an outward force apparent in a rotating frame or reference. It is apparent or fictitious in the sense that it is not part of an interaction, but actually the object's inertia. The object naturally wants to travel in a straight line, but the centripetal force doesn't allow this. This type of force is associated with describing motion in a non-inertial reference frame and referred to as a fictitious or inertial force. The reactionary and apparent centrifugal forces are not real forces. The reactionary centrifugal force is a result of the rotation, not a force. The apparent centrifugal force is really the object's inertia. A more accurate definition for centrifugal force would be the lack of centripetal force. The concept of centrifugal force is used to describe the physics of rotating devices such as a centrifuge, centrifugal pump, centrifugal governors, and more. Even though centrifugal force is not a real force, it's commonly used because it's easier to describe the fictional force than describing the lack of the real centripetal force. Pumps that have an inlet near the center of rotation and an impeller that forces water outward against a volute to channel the water to an output away from the center of rotation are known as centrifugal pumps because the water is center fleeing. The centripetal force is not strong enough to keep the water traveling in a circle with the impeller, resulting in the water moving out towards the pump volute. The physics of a centrifugal pump are not based on the imaginary centrifugal force, but the lack of centripetal force. तो बच्चों, होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा। अभी जो वीडियो में देखा है, चलो उसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बहुत ही बेसिक, कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव होती है, कंसिडर करते हैं यहाँ पे एक पार्टिकल है, ऐसे स्ट्रेट पाथ में मूव हो रहा है। तो ये जो स्ट्रेट पाथ में मूव होने वाला पार्टिकल, अगर मुझे इसको सर्कुलर मोशन में, ये जो है ये लीनियर मोशन हो गई, अगर मुझे इसको सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? देखो, ये जो पार्टिकल यहाँ पे स्ट्रेट पाथ में मूव हो रहा है, मैं यहाँ पे इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाने वाली हुई इस डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर फोर्स मतलब मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाऊंगी परपेंडिकुलर, जो कि 90 डिग्री में होता है। तो क्या होगा? देखो, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, कंसिडर करते हैं ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे मूव हो रहा है, मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाया, क्या हुआ? पार्टिकल बेंड हो गया। मतलब जब ये पार्टिकल यहाँ से जा रहा था, जब मैंने इसके ऊपर ऐसा फोर्स लगाया तो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स लगाने के बाद वापस ये पार्टिकल कहाँ मूव होगा? यहाँ मूव होगा। यहाँ पे भी परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, वापस ये पार्टिकल यहाँ मूव होगा। यहाँ पे भी परपेंडिकुलर फोर्स लगाया। जहाँ जहाँ हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाते जाएंगे, पार्टिकल बेंड होते जाएगा। मतलब सभी डायरेक्शन में यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से पार्टिकल बेंड हो रहा है। ये सभी क्या है? फोर्सेस है, परपेंडिकुलर फोर्सेस है। अभी ये डिस्टेंस हमने बहुत ज़्यादा लिया है, अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्टेंस लें, बहुत कम डिस्टेंस लें, तो यहाँ पे जो ये पाथ है ये हमें ऐसे दिखेगा, मतलब एक एग्जैक्टली सर्कल दिखेगा यहाँ पे। मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे कि पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है।
तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन क्यों कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है? ये जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है यहाँ पे, इस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। मतलब जहाँ पे सर्कुलर मोशन आई वहाँ पे एक फोर्स अंदर की डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। और अगर ये सभी लाइंस को हम लोग ज्वाइन कर दें तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलेगा। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हर पार्टिकल के हर एक पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है जो कि टूवर्ड्स द सेंटर है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम लोग रेडियस बोलते हैं। इसका मतलब हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है जो टूवर्ड्स द सेंटर है एंड अलोंग द रेडियस है। एंड फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, उसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? आपने डेफिनेशन पढ़ी है इसके पहले भी पढ़ी है, स्कूल में भी पढ़ी है। जो फोर्स अलोंग द रेडियस होता है एंड टूवर्ड्स द सेंटर होता है, उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यही हमें स्टडी करना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन towards the center and along the radius, that force is called as centripetal force. ये बहुत ही simple definition है। See the definition: force acting on a particle performing circular motion along the radius of a circle and directed towards the center called as centripetal force. और हमें पता है इसका ये फोर्स है, मतलब इसका एसआई यूनिट क्या रहेगा? एसआई यूनिट ऑब्वियसली रहेगा न्यूटन, और सीजीएस यूनिट क्या रहेगा इसका? डाइन, क्योंकि फोर्स है। और इसका डायमेंशन क्या रहेगा? जो फोर्स का डायमेंशन है, क्या है फोर्स का डायमेंशन? बोलो। m1 l1 t-2। तो ये हो गया अपना सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कल एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, and SI unit is Newton, CGS unit is Dyne and dimension is m1 l1 t-2। होप्स आपको समझ में आया होगा। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, क्या ये एक फोर्स का टाइप है? तो मेरा आंसर है नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स एक फोर्स का टाइप नहीं है। ये वही फोर्स है जो फोर्सेस हमने रियल फोर्सेस में स्टडी किए हैं। मतलब उसी में से किसी एक फोर्स को, उसकी प्रॉपर्टी को, उसके एडजेक्टिव को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। मतलब देखो, एग्जाम्पल देके बताती हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ है और अर्थ के अराउंड ये मून रोटेट हो रहा है। ये अर्थ है, ये मून है। आपको पता है मून क्या करता है? अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है। तो इन दोनों में कौन सा फोर्स है? इन दोनों में है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक रियल फोर्स है। हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है टाइप्स ऑफ फोर्सेस में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? एक रियल फोर्स है। तो यहाँ पे ये दोनों के अंदर जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कैसे दिख रहा है? देखो, इट इज़ टूवर्ड्स, यहाँ पे अगर मैं अर्थ को सेंटर कंसीडर करूँ और ये मून को एक पार्टिकल कंसीडर करूँ, तो ये ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो इसका फोर्स है, ये कहाँ है? इट इज़ टूवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस। अगर ये फोर्स में निकाल दो, कंसीडर करते ही इस फोर्स को हम निकाल दें, तोड़ दें, मतलब यहाँ पे ये फोर्स हमने ज़ीरो कर दिया। तो अगर ये फोर्स हमने ज़ीरो कर दिया तो क्या होगा? ये जो मून है ये यहाँ से दूर चला जाएगा। मतलब इस लीनियर मोशन में वो लीनियर पाथ में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी लीनियर वेलोसिटी हमें पता है अलोंग द टेंजेंट होती है। तो अलोंग द टेंजेंट ये ऐसे मूव होगा। अगर ये फोर्स हम लोग निकाल दे तो, ये फोर्स अगर हम ज़ीरो कर दे तो यहाँ पे जैसे कि कंसीडर करो, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे एक पार्टिकल को टाई किया और ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं, उसको घुमा रहे स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग जब तक है तब तक वो पार्टिकल रहेगा। अगर स्ट्रिंग हम बीच में ही कट कर दें, आपने वीडियो में भी देखा, अगर स्ट्रिंग को बीच में ही कट कर दे तो वो पार्टिकल उसी मोशन में स्ट्रेट पाथ में चला जाएगा। तो यहाँ पे वैसे ही होगा। तो ये जो फोर्स है, इसी फोर्स को, ये जो फोर्स है टूवर्ड्स द सेंटर, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्यों?
क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कहाँ है, इट इज़ टूवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस। तो ये कोई नया फोर्स नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसी फोर्स का टाइप नहीं है, किसी एक रियल फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। लेकिन कब बोलेंगे, जब वो टूवर्ड्स द सेंटर होगा एंड अलोंग द रेडियस होगा, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे कि हमें पता है न्यूक्लियस में क्या होता है, सेंटर में प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व होता है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, प्रोटॉन यहाँ पे है, ये दोनों में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बोलेंगे। लेकिन जब न्यूक्लियस में ये हो रहा है, एटम में ये हो रहा है कि सेंटर में न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व हो रहा है, तो इन दोनों के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। वही अगर स्ट्रेट पाथ में है तो इसको हम यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है, लेकिन जो फोर्स यहाँ पे है इन दोनों के अंदर है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो और एक बात यहाँ पे आपको क्लियर करनी है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये कोई नया टाइप नहीं है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी और एडजेक्टिव ऑफ दैट फोर्स सेइंग दैट द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड्स द सेंटर। उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो कुछ भी हो सकता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकता है, कौन सा भी रियल फोर्स हो सकता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। चलो डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाती हूँ। ये है सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे इसका सेंटर है और ये पार्टिकल यहाँ से रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो अलोंग द टेंजेंट हम लोग दिखाते हैं, दिस इज़ द वेलोसिटी एंड दिस इज़ द फोर्स विच इज़ टूवर्ड्स द सेंटर। ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसी डायरेक्शन में क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आपको पता है, वो ऑलरेडी हमने स्टडी किया है, एक्सेलरेशन के बहुत सारे टाइप्स हमने स्टडी किए थे, उसमें से एक कौन सा था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि वेलोसिटी कांस्टेंट भी रही फिर भी एक्सेलरेट हो रहा है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। और चेंज इन वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चेंज होती है। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसी एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। फॉर्मूला पता है हमें, फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम कौन सा एक्सेलरेशन लेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लेंगे और सेंट्रीपिटल फोर्स लेंगे। और हमें पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v² डिवाइड बाय r। पुट कर दो ये वैल्यू, तो हमें मिलेगा FCP इज इक्वल टू m इंटू v² डिवाइड बाय r। ये बन जाएगा अपना सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। ये भी एक फॉर्मूला बनेगा और दूसरा फॉर्मूला बन सकता है, हमें पता है AC को ही हम लोग बोलते हैं r⍵²। ऑलरेडी डिराइव किया है, इसके पहले का लेक्चर देखो, उसमें मैंने सब कुछ ये डिटेल में डिराइव किया है। तो यहाँ पे AC इज इक्वल टू क्या बनेगा, r⍵²। तो मैं AC की जगह पे अगर ये r⍵² डाल दूँ तो मुझे और एक फॉर्मूला मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, mr⍵²। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, FCP इज इक्वल टू mr⍵²। और एक बात देखो, ये जो रेडियस है, रेडियस वेक्टर को हम इस डायरेक्शन में दिखाते हैं, बाहर की डायरेक्शन में। तो रेडियस वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहें, इसको अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में दिखाना है तो मैं इसको कौन सा साइन लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाए तो रेडियस वेक्टर इस डायरेक्शन में और सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में, मतलब ऑब्वियसली दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट वेक्टर हो गए। तो अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना है, इन वेक्टर फॉर्म में मुझे ये क्या मिलेगा, FCP इज इक्वल टू, मुझे यहाँ पे माइनस साइन देना पड़ेगा, -mv² डिवाइड बाय r, और मुझे यहाँ पे यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा r0। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं -mr⍵², या फिर आप यहाँ पे भी r बार दिखा सकते हैं। ये r0 देने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे भी r बार दिखा सकते हैं। अगर मैंने r बार लगा दिया तो समझ लो ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको मुझे कौन सा साइन लगाना पड़ेगा, माइनस साइन, क्योंकि रेडियस इस डायरेक्शन में है, रेडियस वेक्टर, और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मुझे माइनस साइन लगाना यहाँ पे ज़रूरी है। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। और मैग्नीट्यूड अगर आपको लिखनी है तो आप इस फॉर्म में उसको कैलकुलेट करोगे।
सो होप सो आपको समझ में आया होगा जो मैंने आप एक्सप्लेन किया। तो बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में तो स्टडी कर लिया, अभी इसको और थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन देखो क्या दिया है। अ स्टोन ऑफ मास 0.25 kg tied to the end of a string is whirled in a circle of radius 1.5 meter with a speed of 40 revolutions per minute in a horizontal plane. What is the tension in the string? ये क्वेश्चन दिया है। देखो सबसे पहले दिया क्या है उसको ठीक से समझ लो। देखो कभी भी न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करते हो तो पहले न्यूमेरिकल को ठीक से पढ़ो, ठीक से समझ लो, उसके बाद ही सॉल्विंग स्टार्ट करो। उन्होंने बोला है कि एक स्ट्रिंग हमने ली है और वो स्ट्रिंग को एक स्टोन टाई किया है। ये स्ट्रिंग ले है, इसको एक स्टोन टाई किया जिसका मास दिया है उन्होंने 0.25 kg और इसको ऐसे घुमाया, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको घुमाया। और यहाँ पे वो जो स्ट्रिंग है तो वो स्ट्रिंग को घुमाने के बाद वहाँ पे सर्कल बना जिसकी रेडियस, मतलब ये स्ट्रिंग कितने की है 1.5 मीटर की। रेडियस r इज इक्वल टू हमें कितना मिला है 1.5 मीटर। तो इसको घुमाने के बाद इसको एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी ओमेगा फॉर एग्जांपल। और ये जो स्ट्रिंग है tied to the end of a string is whirled in a circle of radius 1.5 meter with a speed of 40 revolutions per minute। तो ये 40 revolutions per minute हमें क्या दी है, it is the frequency given। लेकिन उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है, देखो what is the tension in the string। उन्होंने बोला कि ये स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन कितना होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मास लगाया है, इसको हम ऐसे वर्ल कर रहे हैं तो टेंशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, टेंशन इस डायरेक्शन में होगा, टेंशन यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये है टेंशन, टेंशन कहाँ एक्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में। और अगर स्ट्रिंग को हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं इसका मतलब ये स्ट्रिंग ऐसे घूम रही है, मतलब यहाँ पे इसका सेंटर हो गया और यहाँ पे ऐसा सर्कल बन रहा है, तो ये क्या हो गई, इसकी रेडियस हो गई। मतलब ये जो टेंशन है ये कहाँ है, अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर। तो ये टेंशन ही यहाँ पे क्या बन गया, दिस टेंशन इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। मतलब आपको क्या निकालना है, सिंपली आप सोचते बैठो कि टेंशन का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करूँ, क्या करूँ, नथिंग। यहाँ पे सोचने की बात ही नहीं है। ये टेंशन यहाँ एक्ट हो रहा है अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, ऑब्वियसली इट इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको सिंपली सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है और एग्जाम्पल सॉल्व करना है। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल। तो देखो यहाँ पे दिया क्या है पहले वो समझ लो। यहाँ पे उन्होंने क्या क्या दिया है, गिवन पहले लिख लेते हैं, इसको मैं रफ करती हूँ, इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। देखो क्या क्या दिया है, यहाँ पे उन्होंने मास दिया है, मास कितना दिया है 0.25 kg। और उन्होंने दिया है वर्ल्ड इन अ सर्कल रेडियस, मतलब r इज इक्वल टू 1.5 मीटर एंड 40 रिवोल्यूशंस पर मिनट। देखो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर मिनट पर यूनिट टाइम को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जो कि हम डिनोट करते हैं n से। n कितना दिया है 40 रिवोल्यूशन पर मिनट, लेकिन हमें मिनट में नहीं चाहिए, हमें सेकेंड में चाहिए। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसको 60 से डिवाइड करना है। तो ये होगा 40 डिवाइड बाय 60, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड्स। तो ये बन जाएगा रिवोल्यूशन पर सेकेंड्स। तो इससे आपको ओमेगा मिल जाएगा, क्योंकि हमें ओमेगा लगने वाला है। टेंशन निकालना है, टेंशन का फॉर्मूला इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mr ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें m पता है, r पता है और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा का फॉर्मूला आपको पता है, बोलो सब लोग। ओमेगा इज इक्वल टू, ऑलरेडी मैंने इसके पहले लेक्चर में बताया है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πn। ओके, तो यहाँ पे n की वैल्यू आपको पता है 40 डिवाइड बाय 60, डाल दो यहाँ पे, तो हमें मिलेगा 2π इंटू 40 डिवाइड बाय 60। ये हो गया ओमेगा। अभी आप t निकाल सकते हैं, t की वैल्यू डाल दो। m कितना है 0.25, r कितना है 1.5 इंटू mr ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 0 0 कैंसल,
2 3 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा, दैट मीन्स 1.33 पाई। ये ओमेगा बन गया, ये डाल दो यहाँ पे 1.33 पाई और इसका स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको आंसर मिलेगा दैट इज इक्वल टू 6.55 न्यूटन। तो ये हमें मिला टी यानी टेंशन, दैट इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ऐसे इसको सिंपली कैलकुलेट करना है, बहुत इजी एग्जाम्पल था। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो मैं आपको बताती हूँ। कैलकुलेट टेंशन इन ऑल द स्ट्रिंग्स विच इज़ हैविंग अ एंगुलर स्पीड इज़ 1 रेडियन पर सेकेंड। मतलब देखो यहाँ पे क्या किया है, एक रॉड लिया है, ये एक रॉड है, ये रॉड को एक स्ट्रिंग टाई की है, वो स्ट्रिंग को एक 1 kg मास लगाया, आगे और एक स्ट्रिंग टाई की, उसको 2 kg मास लगाया, आगे और एक स्ट्रिंग टाई की, उसको 3 kg मास लगाया। ऐसे 3 मासेस लगा के वो स्ट्रिंग को, ये रॉड को ऐसे रोटेट किया विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड से। इतनी एंगुलर वेलोसिटी से ये स्ट्रिंग को रोटेट किया ऐसे। और ये जो 1 kg मास है वो 1 मीटर पे है, 2 kg मास 2 मीटर पे है और 3 kg मास 3 मीटर पे है, और ऐसे उनको रोटेट किया है। और हमें निकालने के लिए बोला है कि ये जो स्ट्रिंग्स है इनके ऊपर टेंशन कितना लग रहा है वो निकालो। तो इट्स वेरी सिंपल, एक्चुअली दिखने में बहुत टफ लग रहा है, लेकिन अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो देखो यहाँ पे ये जो मास है, पहले हम इस मास के बारे में सोचते हैं, इस स्ट्रिंग के बारे में सोचते हैं। तो इसका जो टेंशन है ये इस डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज टी। इस मास के ऊपर टेंशन लगेगा इस डायरेक्शन में टी। उसके बाद यहाँ पे ये स्ट्रिंग अलग है तो अलग टेंशन यहाँ पे लगेगा। देखो ये जो मास है इसका टेंशन इधर भी मासेस है तो इसको इस साइड में भी टेंशन लगेगा, और ये जो मास है इसको इस साइड में भी टेंशन लगेगा। तो इसका जो टेंशन लगेगा, सपोज हम कंसीडर करते हैं इट इज़ T1, इसको इस डायरेक्शन में भी टेंशन लगे क्योंकि इधर भी मासेस खींच रहे हैं, और ये जो 2 kg मास है इसको भी इधर से इस साइड से भी मासेस खींच रहे हैं, मास खींच रहा है। यहाँ पे जो टाई किया है वो सपोर्ट खींच रहा है, इसका मतलब इसको टेंशन इस डायरेक्शन में भी है और इस डायरेक्शन, मतलब ये स्ट्रिंग के ऊपर दोनों डायरेक्शन से सेम अमाउंट ऑफ टेंशन अप्लाई हो रहा है, दैट इज T1। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे मास इस डायरेक्शन में भी है तो ये इस साइड में भी T2 लगेगा और इस डायरेक्शन में भी लगेगा T2। मतलब देखो ये स्ट्रिंग के ऊपर लग रहा है T1, ये स्ट्रिंग के ऊपर लग रहा है T2 और ये स्ट्रिंग के ऊपर लग रहा है T। तो हमें T1, T2 तीनों भी टेंशन्स निकालने हैं। और कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं कि कौन सा पहले ब्रेक होगा, तो देखते हैं जिसके ऊपर ज़्यादा टेंशन होगा वो पहले ब्रेक होगा, कौन सी स्ट्रिंग पहले ब्रेक होगी वो भी देखते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं 3 kg के लिए, मतलब सबसे पहले हम T2 का सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 3 kg में देखो ये 3 kg का मास है, तो 3 kg के लिए टेंशन बस इस डायरेक्शन में है। कितना टेंशन लग रहा है यहाँ पे, T2 जितना टेंशन लग रहा है, तो यहाँ पे T2 हमें निकालना है। अभी इट इज़ टुवर्ड्स द सेंटर, तो यहाँ पे रेडियस देखो कितनी है, ये हो गई इसकी सेंटर से R कितना बन गया यहाँ पे, R इज इक्वल टू हमें मिलेगा 3 मीटर, और ओमेगा तो सबके लिए सेम लगेगा क्योंकि सभी ऐसे रोटेट हो रहे, तो इट मेक्स सेम एंगल। तो यहाँ पे सेम ओमेगा सबके लिए 1 रेडियन पर सेकेंड ही रहेगा, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड सबके लिए सेम रहेगा। अभी निकालना है T2 इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। सो इसका फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, वापस वही फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, कौन सा वाला, mr ओमेगा स्क्वायर वाला। डाल दो वैल्यूज़, T2 इज इक्वल टू m कितना है यहाँ पे 3 kg इंटू r कितना है 3 इंटू ओमेगा कितना है 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 1, सो 9 न्यूटन। ये हमें क्या मिला, T2 मिला। तो 3 kg के लिए हमें T2 मिला 9 न्यूटन, मतलब ये स्ट्रिंग के ऊपर कितना टेंशन है, 9 न्यूटन जितना टेंशन है। अब चलते हैं T1 के पास। सो फॉर 2 kg, ये 2 kg का मास है। 2 kg के मास में देखो, 2 kg के मास में इसमें इस डायरेक्शन में कौन सा टेंशन लग रहा है, T1, और इस डायरेक्शन में T2।
इन दोनों में जो टूवर्ड्स द सेंटर है वो ज़्यादा है, T1 ज़्यादा है, T2 कम है, क्योंकि इधर 3 kg मास है, तो T1 यहाँ पे ज़्यादा है और T2 कम है। तो यहाँ पे हमें जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा, दैट मीन्स FCP मिलेगा, वो कितना मिलेगा, दैट इज़ T1 माइनस T2। रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, T1 माइनस T2। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला अगेन यूज़ करेंगे हम लोग, mr ओमेगा स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू T1 माइनस T2। T2 अभी हमने निकाला कितना, 9 न्यूटन, तो मैं T2 डाल देती हूँ 9 न्यूटन। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, m कितना है 2 इंटू यहाँ पे r कितना है 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 स्क्वायर इज़ 1, दैट ये -9 इस साइड आके बन जाएगा +9 इज इक्वल टू T1। तो T1 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2 2 ज़ा 4, 4 + 9 दैट इज़ 13 न्यूटन। ये हमें मिला T1। मतलब देखो ये स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन 9 न्यूटन है, ये स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन 13 न्यूटन है, टेंशन बढ़ गया। ओके, अब देखते हैं T कितना निकलता है। T के लिए हमें कंसिडर करना होगा 1 kg का मास, दिस इज़ 1 kg। इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है T और इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है T1। अगेन वही फॉर्मूला सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे निकलेगा T माइनस T1। सो सेंटीपिटल फोर्स FCP पे यहाँ पे सेम फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू T1 अभी निकाला, दैट इज़ 13 न्यूटन। यहाँ पे r कितना है 1 मीटर डाल दो, मास है 1, r है 1 और ओमेगा भी है 1, दैट इज़ इक्वल टू ये 13 इस साइड आके +13 बन जाएगा इज इक्वल टू T। तो ये 1 + 13 मतलब T इज इक्वल टू हमें मिला 14 न्यूटन। तो चलो बोलो सब लोग, कौन सा पहले ब्रेक होगा? सबसे पहले ब्रेक होगा T, क्योंकि T के ऊपर सबसे ज़्यादा टेंशन है, तो सबसे पहले वही ब्रेक होगा, जिसमें ज़्यादा टेंशन वो पहले ब्रेक होगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है और टेंशन तो हमने निकाल ही लिया। T इज इक्वल टू 14 न्यूटन, T1 इज इक्वल टू 13 न्यूटन एंड T2 इज इक्वल टू हमें मिला 9 न्यूटन। यही वैल्यूज़ उनको चाहिए थी, वो हमने कैलकुलेट कर दी। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। देखो यहाँ पे मैं वही एग्जांपल रिपीट करती हूँ। अर्थ ली थी, अर्थ, और यहाँ पे मून रिवॉल्व हो रहा है अर्थ के अराउंड कंटिन्यूसली। तो अर्थ यहाँ पे सेंटर हो गई, इन दोनों में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमने कंसिडर किया था मतलब एक्चुअल में है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इस फोर्स के बारे में बात करें, मैं कंटिन्यूसली बोल रही हूँ कोई मून और अर्थ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो फिर ये मून अर्थ के ऊपर गिरता क्यों नहीं? अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो अट्रैक्ट होकर मून के अर्थ के ऊपर गिरता क्यों नहीं? ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो क्यों नहीं गिरता? क्योंकि इस मून के ऊपर एक आउटवर्ड पुल भी है, जो आउटवर्ड पुल की वजह से ये मून बैलेंस हो रहा है। मतलब जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही फोर्स बाहर की डायरेक्शन में भी लग रहा है। जैसे कि हम लोग मेरी गो राउंड में बैठते हैं, आप लोगों ने फोर्स एक्सपीरियंस किया होगा। मेरी गो राउंड में बैठने के बाद हमें एक फोर्स होती है जो बाहर की तरफ खींचती है, तो वही फोर्स क्या होती है? दैट इज़ नथिंग बट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन हो रही है। ये फोर्स कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो किसी पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में होता है उसको एक आउटवर्ड पुल देता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये बैलेंस कब रहेगा? जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये दोनों भी इक्वल रहेंगे, तभी ये बैलेंस होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन which is along the radius and directed away from the center. ये क्या है? Towards the center and it directed away from the center. That force is nothing but the centrifugal force. तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी सेम, बाकी सब सेम रहेगा, बस इसका जो फोर्स का डायरेक्शन है वो आउटवर्ड रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो यहाँ पे FCF लेना पड़ेगा, वही फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन। हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लेंगे यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू सेम वही डाल दो mv² डिवाइड बाय r।
लेकिन इसका जो वेक्टर फॉर्म और भी आगे mr ओमेगा स्क्वायर भी आएगा, FCF का फॉर्मूला, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला सेम रहेगा, बस इसका साइन चेंज होगा। अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें इसको माइनस साइन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी रेडियस वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है। ये देखो, ये फोर्स की डायरेक्शन और ये रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन दोनों भी सेम डायरेक्शन में है, तो इसको हम पॉजिटिव साइन देंगे। दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय r बार एंड इट इज़ FCF बार। वेक्टर फॉर्म में इसको पॉजिटिव साइन रहेगा। सो ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड इट्स वेरी इजी। देखो आपके न्यू सिलेबस में उन्होंने ये टॉपिक डाला है, फोर्स इक्वेशन फॉर सर्कुलर मोशन। ये एक नया टॉपिक उन्होंने ऐड किया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के टॉपिक में ही ये टॉपिक उन्होंने डाला है। फोर्स का एक इक्वेशन यहाँ पे लिखा है उन्होंने। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये सर्कुलर मोशन में पार्टिकल रिवॉल्व हो रहा है, इसके ऊपर ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है अंदर की डायरेक्शन में वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो होते हैं रियल फोर्सेस। ऑलरेडी मैंने आपको बताया ये कोई नया फोर्स नहीं है, रियल फोर्सेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, जब वो अलोंग द रेडियस और टूवर्ड्स द सेंटर रहेगा। और जो ये आउटवर्ड पुल देता है वो कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसको बोला जाता है नॉन रियल फोर्स, क्योंकि हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक्चुअल में ये फोर्स नहीं है बट हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इसको इमेजिनरी फोर्स भी बोला जाता है, लेकिन आपके न्यू सिलेबस में उन्होंने दिया है कि इसको हम इमेजिनरी फोर्स नहीं बोल सकते, इट्स नॉट इमेजिनरी, क्योंकि जो फोर्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें अगर हम ये फोर्स मेजर करना चाहे तो हम इसको मेजर कर सकते हैं। वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में वो फोर्स दिखाता है, तो इसको हम इमेजिनरी फोर्स भी नहीं बोल सकते। तो ये नॉन रियल फोर्स है और ये रियल फोर्स है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज शूडो फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा होता है, इट इज़ अ शूडो फोर्स। तो ये शूडो फोर्स क्या कर रहा है, देखो ये शूडो फोर्स सभी रियल फोर्सेस के रिजल्टेंट को बैलेंस करने का काम कर रहा है। कौन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब जो नेट शूडो फोर्स है वो सभी रियल फोर्सेस के, इसको हम रियल फोर्सेस के रिजल्टेंट फोर्स भी बोलेंगे। तो सभी रियल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स रहेगा, उस रिजल्टेंट फोर्स को बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कर रहा है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, एक मिनट ये रफ करती हूँ मैं, उसके बाद बताती हूँ। देखो इसमें बस इतना याद रखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नथिंग बट द नॉन रियल फोर्स एंड इट इज़ द शूडो फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट द रियल फोर्स। और इन सभी रियल फोर्सेस को बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कर रहा है। तो इन रियल फोर्सेस का हम लोग क्या लेने वाले, सभी का रिजल्टेंट फोर्स लेने वाले हैं, सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होता है, वेक्टर चैप्टर में आप लोगों ने स्टडी किया है 11th में, अगर नहीं किया है तो मैं वीडियो डालने वाली हूँ उसके ऊपर भी, आप तब ये देख सकते हैं, या फिर कमेंट करो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है, जो रियल फोर्स का, तो वो रिजल्टेंट फोर्स को बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कर रहा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही क्या है यहाँ पे, रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम बोल सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन से सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तभी तो वो पार्टिकल सेंटर की ओर गिरता नहीं, वो दोनों साइड से बैलेंस है, तभी तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है और रिवॉल्व हो रहा है कंटिन्यूअसली, क्योंकि ये दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, उसको बैलेंस करने का काम कर रहे हैं। इसलिए ना वो इधर जा रहा है ना आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और यहाँ पे हमें माइनस साइन देना पड़ेगा क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, उसकी वजह से। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, इट इज़ द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स किसका, रिजल्टेंट फोर्स किसका, रिजल्टेंट फोर्स, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम बोल सकते हैं माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला डाल दो, mr ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे वेक्टर देना पड़ेगा क्योंकि हमने डायरेक्शन भी दिखाई है। तो रिजल्टेंट फोर्स किसका, रिजल्टेंट का स्पेलिंग, हाँ, तो रिजल्टेंट फोर्स किसका, सभी रियल फोर्सेस का।
मतलब समेशन ऑफ रियल फोर्सेस हम बोल सकते हैं। रिजल्टेंट फोर्स ही क्या होता है? समेशन ऑफ रियल फोर्सेस, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट द रियल फोर्स, दैट इज इक्वल टू माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये एम आर बार ओमेगा स्क्वायर को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो वो प्लस बन जाएगा, एम आर बार ओमेगा स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ रियल फोर्सेस इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है? इज इक्वल टू हमें मिलता है 0। इसका मतलब हम बोल सकते हैं बॉडी कौन सी पोजीशन पे है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। और ये जो इक्वेशन हमें मिला है इसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स इक्वेशन फॉर सर्कुलर मोशन। और दूसरा ये जो इक्वेशन है इसको भी हम बोल सकते हैं फोर्स इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। तो ये एक नया टॉपिक आपकी बुक में ऐड किया है। सो इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, आपको समझ में आया होगा, होप सो, राइट। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। होप सो आपको दोनों भी टॉपिक समझ में आए होंगे। इसके बारे में और डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। फ़िलहाल ये बेसिक था, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आज के जो नोट्स है वो मैं दे रही हूँ, सब लोग इसके स्क्रीनशॉट निकाल के नोट्स ठीक से मेंटेन करो प्लीज़। तो ये डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नोट्स हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। पेज नंबर 18 है, ये है पेज नंबर 19, पेज नंबर 20, यह है पेज नंबर 21। देखो सभी जगह पे मैंने यहाँ पे पेज नंबर डाले हैं, तो कन्फ्यूजन होगा तो पेज नंबर ठीक से लिख लो। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। होप सो आपको सभी टॉपिक समझ में आ रहे हैं। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी, कमेंट मी। तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहो एंड बाय बाय।